तो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो जो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा बोरिंग रहता है, इसलिए मैंने स्टार्ट में नहीं पढ़ा के लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ताकि थोड़ा सा आइडिया शायद मैंने दिया था बच्चों। इन मेटल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, those free electrons are in random motion, है ना। If no current is flowing, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सो किसी इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व करें, अप्रिशिएबल टाइम इंटरवल में, तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, है ना। एंड इफ यू कंसिडर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर क्रॉस करेगा बच्चों, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्रॉस करेगा किसी टाइम इंटरवल में। नेट इलेक्ट्रॉन will be zero। ठीक है, ये पॉइंट्स तो शायद शायद हमने बता दिया था क्या, ये सारे पॉइंट्स। नाउ सपोज electric field is applied in this direction, external electric field applied in this direction, so this will experience a force in this direction। so बच्चों अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर दिया, they are in still random motion, but there will be a net displacement in certain time interval। किसी टाइम इंटरवल सपोज 1 सेकंड में देखोगे तो इसका एक नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ के भी रैंडमनेस है, बट ये कांस्टेंट फोर्स जो इधर लगा रहा है, दिस विल ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डायरेक्शन, इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने कहा था v एवरेज जीरो बच्चा, बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, और एवरेज स्पीड रफली 10 टू द पावर 5-6 के रेंज में होता है। एवरेज स्पीड इस रेंज में होता है। अब मैंने बताया जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बच्चों, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक नेट वेलोसिटी इधर हो जाएगा। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड वी डिनोट इट बाय vd। it will be in opposite to external electric field,
बिकॉज फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट लगेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो ये रफली जो होता है ना, फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, दैट मीन्स 10⁻³ मीटर पर सेकंड के रेंज में आता है, बहुत कम होता है। जब हम इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं तो वायर में ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाके यहां तक बल्ब तक पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं जो कि इस स्पीड से मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक फॉर कैसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करें, किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये मिटा रहा हूं। सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए, बहुत कम ही। अभी देखो अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी कितना लेट हो चुका है ऑलरेडी। मेरा नेट कनेक्टेड नहीं हो रहा था इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशंस करते हैं कितना हो, ठीक है बच्चों। जब ये मोशंस हो रहा है ना तो इसका रैंडम मोशन है, तो क्या हो रहा है, कोलिजन्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड कर रहा है, किससे, अदर इलेक्ट्रॉन्स से, अदर एटम से। और आफ्टर कोलिजन उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है, रैंडमली चेंज होता है। नो वन कैन प्रेडिक्ट कि ये कोलिजन के बाद वो किधर जाएगा, ठीक है। सो मान लो पहला कोलिजन T1 टाइम में हुआ, दूसरा कोलिजन T2 टाइम में हुआ, तीसरा कोलिजन T3 टाइम में, T3 टाइम में नहीं, T3 इंटरवल, T2 इंटरवल में। पहला 2 सेकंड बाद हुआ, फिर तीसरा सपोज 1 सेकंड बाद हुआ, चौथा सपोज 4 सेकंड बाद हुआ। सो T1 T2 T3 आर इंटरवल्स ऑफ द कोलिजन्स। अगर मैं बात करूं एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन इसको बच्चों लिखते हैं टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये होगा क्या बच्चों, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन, जितने इंटरवल लिए एवरेज में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स को मोशंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सर कौन सा पार्ट? एक रैंडमनेस के कारण और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। सुनना बच्चों, रैंडमनेस के कारण उसका एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो क्या ये कॉन्स्टेंटली इधर एक्सलेट कर रहा है, क्या इसका वेलोसिटी इधर हमेशा बढ़ते जाएगा? ऐसा नहीं होता। व्हाट हैपेंस, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज करता है, बिकॉज कोलिजन्स हो रहा है। कोलिजन्स के कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे सोचो इसने इधर गया, अभी एक्सलेट किया T1 टाइम तक, तो इसको एक्सेलेरेशन कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन्स का, तो एक्सेलेरेशन विल बी
E इंटू E डिवाइडेड बाई m, ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब T1 टाइम में कोलिजन हो गया, उसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो गया। प्रणव पगारे कॉलेज एग्जाम के लिए लीव कर रहे हो, ओके। फिर बच्चों कुछ डायरेक्शंस हो गया, फिर एक्सलेट किया इधर। अब इसका थ्योरी में ना एच.सी. वर्मा जो थ्योरी दिए हैं, जो लिखे हैं कॉन्सेप्ट, और रेसनिक हॉलिडे जो लिखे हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस। दोनों का अपने लॉजिक्स हैं, मैं दोनों पॉइंट्स बताऊंगा। एनसीईआरटी में जो रेसनिक हॉलिडे में लिखा है वही लिखा है, बिकॉज बच्चों ये थ्योरेटिकल है, तो कुछ फैक्टर आएगा 1/2 का फैक्टर दोनों में डिफर करेगा, वो डिस्कस करेंगे। तो रेसनिक हॉलिडे सेज दैट चूंकि कोलिजन्स हो रहा है, सोचो कि T1 T2 T3 आफ्टर कोलिजन्स रैंडमनेस के कारण अगर हम कहें कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो वो बोलते हैं ये एक्सलेट किया T1 टाइम तक, तो इधर इसको वेलोसिटी मिल गया AT1, ठीक है। फिर चूंकि कोलिजन्स के कारण हम लोग कहेंगे कि एवरेज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर ये 0 से स्टार्ट करा और फिर आगे बढ़ रहा है, फिर एक्सलेट किया इधर, तो कितना हो जाएगा टाइम वेलोसिटी, फिर से 82। फिर कोलिजन्स हुआ और फिर वेलोसिटी 0, मतलब उसी समय 0 नहीं होगा, सबको मिला करके एवरेज लेंगे देन 0। सो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे वेलोसिटी कर रहा है, तो कभी 81 फिर 82 फिर 83 0 से ऐसे कर रहा है। और अगर मैं अब एवरेज की बात करूं तो क्या करेंगे, बस आई बात समझ में। सो उसका एवरेज जो वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों, जिसको कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों ये हो जाएगा, ये तो कॉमन है, सॉरी सॉरी, हाँ ये टोटल टाइम हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या सर? नीचे एन आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एन एन V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus डिवाइड बाई n। तो Vd क्या हो जाएगा, a इंटू T1, a कॉमन T1 plus T2 plus T3 डिवाइड बाई n। तो इसी को हमने क्या कर दिया बच्चों, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा एक्सेशन इंटू टाउ, a इंटू टाउ। a कितना है, E इंटू E अपॉन m इंटू टाउ। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है। बट यही चीज एच.सी. वर्मा में थोड़ा सा डिफर किया है, वहां पे उन्होंने लिखा है कि ऑन एन एवरेज टाउ टाइम तक वो चलता है, ठीक है ना। तो ऑन एन एवरेज जब कोलिजन्स के कारण, रैंडमनेस के कारण वो तो 0 होता है और टाउ टाइम तक वो एक्सलेट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू टाउ स्क्वायर। एंड एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइन करते हैं हम लोग, वो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल डिफाइन करते हैं, तो जाएगा हाफ इंटू a इंटू टाउ। दिस इज अकॉर्डिंग टू HCV, दिस इज अकॉर्डिंग टू
NCERT, इनफैक्ट रेसनिक हॉलिडे। अब ये तो पता है कि HC वर्मा को तो पता होगा कि रेसनिक हॉलिडे में अदर बुक में क्या लिखा है, तो ये अपना थ्योरी दिए। अब कहोगे सर कौन सा गलत है कौन सा सही है, वी कांट प्रेडिक्ट, ये थ्योरेटिकल है। और एक्सपेरिमेंटली अगर कोई देखा जाए तो ये फैक्टर बहुत मैटर नहीं करता है, मैटर करता है किसके प्रोपोर्शनल है। तो तुम्हें भी क्या ध्यान देना है बच्चों, आइदर ये हो या ये हो। अगर जेई मेन में पूछेगा तो यही लिखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा E इंटू ई डिवाइड बाय m इंटू टाउ। ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। कोलिजन्स का टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो VD बड़ा होगा। इज इट क्लियर? टाइम इंटरवल अगर कोई कहे कोलिजन्स ज्यादा हो रहा है, इफ देर आर मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन, इट मींस टाउ विल बी लेस या मोर? लेस। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन मींस टाउ जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा लेस। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिकम्स लेस। जितना कम कोलिजन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। इज इट क्लियर बच्चों? ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, सॉरी ये वाला मिटा रहा हूं इसको। आई होप कि लिख लिया होगे। चलो बच्चों, अनुरूप कैसी तबीयत है अभी? गौरव मदनानी सुन तो नहीं पाए, तुम्हारा ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है कि कितना करंट होगा अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद कर लेना और बहुत आसान है बच्चों। मुझे चाहिए कि इसका क्रॉस सेक्शन या सपोज A, क्रॉस सेक्शन या A, और इसमें चार्ज कैरियर का डेंसिटी n है, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और रफली मैंने आइडिया बताया था बच्चों, कितना होता है याद है क्या? नंबर ऑफ 10 to the power 28 10 to the power 28 कंडक्टर में, है ना। बहुत ही बढ़िया। सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ऐसे इधर जा रहा है एक नेट वेलोसिटी VD से। मुझे निकालना है 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस करेंगे। कहोगे सर यहाँ पे अभी t=0 पे ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है क्रॉस किया, और 1 सेकेंड बाद यहां से VD डिस्टेंस पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी 1 सेकेंड बाद क्रॉस कर जाएगा। जस्ट, इज इट क्लियर? ये विस्कोसिटी में भी पढ़ाया या उसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में। सो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे जो इस पार्ट में इतने वॉल्यूम में। इज इट क्लियर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस इन 1 सेकेंड इस वॉल्यूम में जो है, बिकॉज VD डिस्टेंस पीछे वाला भी 1 सेकेंड में यहां तक पहुंच जाएगा। ये सब तो पहले ही क्रॉस कर गया होगा।
Bhargav Patel, is it clear? Yes, sir. Chetna? Yes, sir. Clear. So इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओके सर, यूनिट वॉल्यूम में n, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू वी, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस किया कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। चार्ज कितना क्रॉस किया? इतना चार्ज किया 1 सेकेंड में। इसी को तो करंट कहेंगे। बच्चों बताओ, ये करंट का डेरिवेशन से अगर भूल भी गए तो कितना टाइम लगेगा? सॉरी, फॉर्मूला भूल भी गए तो ये याद कर लो, NEAVD। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि याद हो गया? हाँ सर। I is equal to NEAVD। VD के टर्म में N क्या है पता है? चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया। VD is the drift velocity। I upon area, that is NEVD। इसको बच्चों बोलते हैं करंट डेंसिटी। जी। डिनोटेड बाय J। तो J हो गया NEVD। current density at a point, it is defined as current intensity at a point। ओके सर, अगर हम J में VD का वैल्यू रख दें जो हमने अभी डिराइव किया था, VD क्या था बच्चों? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई M इंटू टाउ। देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं करंट का डायरेक्शन। तो J का डायरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में NE स्क्वायर अपॉन M इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। current is a scalar quantity but current density is a vector quantity। और किसी पॉइंट पे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वो होगा जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान देना। नाउ J इज इक्वल टू, तो ये कैप नहीं लगाए थे ना, ये J लिख रहे थे। J इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को ना लिखते हैं टर्म दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये बता रहा है बच्चों, ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर विल बी द करंट डेंसिटी। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को हम नाम देते हैं क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कितना इजिली चार्ज कैरियर फ्लो करे, कितना इजिली थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, इफ देयर विल बी मोर करंट डेंसिटी देन वी विल कॉल यू ज्यादा अच्छा कंडक्टर। सो कंडक्टिविटी सिग्मा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? N E स्क्वायर टाउ अपॉन M। अब देखना है यहाँ पे E स्क्वायर यूनिवर्सल कांस्टेंट, M यूनिवर्सल कांस्टेंट, बचा कौन सा सिग्मा में? N एंड टाउ। ठीक है ना? जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होगा बच्चों, उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। टाउ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोलिजन्स कम होंगे तो टाउ ज्यादा हो, कंडक्टिविटी ज्यादा। लेकिन if collisions, number of collisions increases,
collision frequency increases, that means tau decreases, तो conductivity decrease हो. अगर मैं बात करूं, if temperature is increased, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो क्या होगा बच्चों, उसका रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, कोलिजन्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, एंड टाउ, यज्ञेश ने कहा कि सर टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. कोलिजन्स बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, टाउ डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस सिग्मा विल डिक्रीज. सिग्मा डिक्रीजेस. क्यों डिक्रीज हो रहा है, कोलिजन्स बढ़ रहा है, टाउ कम हो रहा है. व्हाट अबाउट एन? बच्चों एक्चुअली में जब हम कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, ये जो बात कर रहे हैं सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का रॉड लिया, उसमें 10 डिग्री 15 डिग्री का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए तो ये एन जो होता है ये रफली कांस्टेंट होता है, मतलब एन में चेंज नहीं आता, जितने फ्री चार्ज कैरियर है उतने ही रहेंगे. तो बच्चों ये एन कांस्टेंट, टाउ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. और यहाँ पे लिख लेना, बाय कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज एन फेयरली रिमेन्स कांस्टेंट. थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे बताता हूं. इन सेमीकंडक्टर, यज्ञेश ने कहा, मैसेज किया कि सर सेमीकंडक्टर में क्या होता है. तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये चार्ज कैरियर जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, और हम लोग पढ़ेंगे 12th में लास्ट में, चार्ज कैरियर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है. तो वहां पे ये इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, बट इसका फैक्टर बहुत कम रहेगा और ये डोमिनेंट रोल प्ले करेगा. दैट्स व्हाई इन सेमीकंडक्टर सिग्मा इंक्रीजेज अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं भी पूछा जा सकता है. इस चीज को एक बार फिर से मैं बता दूंगा वहां पे सेमीकंडक्टर में. इज इट क्लियर? यस सर. एकदम क्रिस्टल क्लियर. इस कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है. किसी को भी एक्सप्लेन कर पाओगे? सर. लिख लो इसको. सेमीकंडक्टर वाला फैक्टर खुद से लिख लो. Temperature increase कर n increases, this increases exponentially, this will play dominant role, इसलिए conductivity increase करता है. बच्चों देखो यहीं से ना ओम्स लॉ लेके आएंगे, ओम्स लॉ यहीं से प्रूव करेंगे. सॉरी क्या आया था यहाँ पे, J इज इक्वल टू आया था सिग्मा इंटू ई, है ना. सपोज एक रॉड है, कंडक्टर है, कंडक्टर है. अच्छा ये टाउ किस किस चीज पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि उसमें एटम्स कैसे अरेंज है, इलेक्ट्रॉन्स कितना इजीली मूव कर सकता है. तो बहुत सारे फैक्टर होंगे. तो अलग अलग कंडक्टर का अलग टेम्परेचर पे टाउ अलग होगा, डिफरेंट. अब मान लो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, ठीक है. तो करंट इतना आ जाएगा, सॉरी J, मुझे करंट चाहिए. सो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, J इंटू ए सिग्मा इंटू
A इंटू E, इतना लिखे बच्चों। सिग्मा को ही रेजिस्टिविटी में कैसे लिख सकते हैं? दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और 1 बाई रेजिस्टिविटी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। या ऐसे बोले बच्चों, एक टर्म डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी, दैट इज 1 बाई कंडक्टिविटी। तभी मैं ऐसे लिख लेता हूं, सिग्मा यहां लिखता हूं, और मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड करके यहाँ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस एंड के बीच का। तो लेट्स ये लेंथ जो है वो सपोज L है, तो E इंटू एल डिवाइड बाई L ऐसे लिख सकते हैं। और E इंटू एल को क्या बोलेंगे बच्चों? इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन L इंटू V, या अगर ऐसे लिखें V इज इक्वल टू L अपॉन A इंटू 1 बाई सिग्मा, 1 बाई सिग्मा को लिख दिया रो इंटू I। और ओम्स लॉ पहले ही बता दिया था बच्चों। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ था कि V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बताना है यहां से इन दोनों इक्वेशन से, ये हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया, ये एक्सपेरिमेंटली था। तो नाउ यू विल से दैट कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द वायर अपॉन एरिया। ये पहले से भी जानते थे, फिर से बता दिया। लेंथ क्या है बच्चों? करंट किधर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन का लेंथ। एरिया क्रॉस सेक्शन या परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, और रो इज द रेजिस्टिविटी जो कि कंडक्टिविटी का उल्टा है। यहां तक लिख लो बच्चों। रिकॉर्डिंग में नहीं आया, मैं एक बार बोल देता हूं बच्चों। J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, और स्टार्ट में बताया था J इक्वल टू NeVd। इन दोनों को मिला के हम सिग्मा लिख सकते हैं NeVd अपॉन E। Now this term is called mobility, Vd by E. That means सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी मोबिलिटी ज्यादा, वो इजीली मूव कर सकता है, दैट इज मोर मोबाइल। सो उसकी कंडक्टिविटी उस मटेरियल की ज्यादा हो। क्लियर यहां तक? सो ये बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट सारा हो गया। ये सेक्शन जो छूटा हुआ था, जो स्टार्ट में ही पढ़ाते हैं इनफैक्ट। अब बच्चों इस पे आते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओम्स लॉ से कंपेयर करके हमने ये लिखा, तो ये है क्या बच्चों? इस पे सवाल आते हैं, जेई लेवल पे भी सवाल आ सकते हैं इस पे। और एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन या ए, लेंथ L, और बच्चों करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। तो और इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो L बाई ए विल बी द रेजिस्टिविटी। बहुत ही फेमस सवाल, सीईटी लेवल का सवाल बच्चों। एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस R है। अब क्या किया, इस रॉड को स्ट्रेच कर दिया टू डबल इट्स लेंथ। इस रॉड को इलोंगेट कर दिया टू डबल इट्स लेंथ। अब बताओ इस दो पॉइंट के बीच में इसका रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा? और बच्चों ये एज्यूम करना है कि इसका मटेरियल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो इसका लेंथ L, तो इसका लेंथ 2 है। 4R। यस, बहुत ही फेमस चीज है, 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं, 10th क्लास में सॉरी। एरिया अगर बच्चों इसका A है तो इसका एरिया A डैश जो हो जाएगा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट से देखो तो A बाई 2 आ जाएगा, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा मटेरियल का A इंटू एल, और इसका हो जाएगा बच्चों A डैश इंटू इसका लेंथ क्या है 2L, तो 2 है ना। सो A डैश जो आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा A बाई 2। R डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा रो
2L अपॉन A डैश, A/2 पुट कर दोगे 4 टाइम्स रो L/A, और रो L/A बच्चों R है, तो ये हो गया 4R। हो सकता है कभी ऐसे सवाल भी पूछ देता है कि एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस R है बच्चों, और इसका लेंथ इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, लेंथ इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, तो इसका रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा बच्चों, n इंटू R, R/n, n स्क्वायर R, या R/n n square r n स्क्वायर R हो जाएगा बच्चों। लेंथ बड़ा हो गया और क्रॉस सेक्शन या उतना ही टाइम्स छोटा हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। तो ये बहुत ही फेमस सवाल है, तो ये कर लोगे, सबको आता है। बी बैच वाले तो बच्चे अटेंड ही नहीं करते क्लास, ओनली 56 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, जबकि 80 बच्चे लगभग हैं। ताकि इन आउट बहुत सारे हो रहे हैं। चलो बच्चों, तो एक और फेमस सवाल ले लेते हैं। एक ना क्यूब बना लो, क्यूब तो अच्छा सा बनता है। बना नहीं अच्छा, क्यूब नहीं, क्यूब वाइड बनाते हैं ना। ये भी नहीं अच्छा बना। मान लो बच्चों कि ये जो है ना, ये लेंथ सपोज A है, और ये लेंथ है B, और ये लेंथ है सपोज C, ठीक है। A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ऐसा कुछ डायग्राम में कोशिश किया था मैंने बनाने का। ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। इस क्यूबॉइड को अगर हम लोग कहें कि इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो बच्चों रेजिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा दो एंड दिया रहेगा। किस दो एंड के बीच? जैसे अगर सपोज मैं कहूं कि ये हमारा रॉड है, तो मैं पूछूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस क्या, ऐसे पूछूंगा इस दो फेस के बीच में क्या रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दो, इसके बीच में करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। फिर मैं पूछ सकता हूं बच्चों कि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में देखो दोनों फिंगर है, मतलब हमें करंट ऐसे बैटरी लगाएंगे ऐसा। तो अगर सपोज मैंने ऐसे पूछा है, इस दोनों के बीच में देखो, ये मेरे फिंगर्स देखो, इसके बीच में, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा बच्चों ये, बिकॉज करंट ऐसे जा रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर लेट्स कि अगर मैं पूछूं कि इसके और इसके बीच में व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, तो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट, रो ABC दिया हुआ है, ठीक है ना। रो A/BC, सो रो इंटू A, A के जगह पे कितना हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
अपॉन लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए। सर रो एल बाय ए होता है ना। रो ए सर ये अपॉन अपॉन बीसी ना BC सर। रो एल बाई ए, सॉरी रो एल बाई ए, ठीक है, लिख लिया यहां तक। Yes, मैं sir. कहूं कि इसका रेजिस्टेंस किस दो फेस पैरेलल फेस के बीच में मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्स क्या होगा। तीन पॉसिबिलिटी है बच्चों, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में। तो मैक्सिमम इसके हिसाब से बताओ कब होगा। ए बी के बीच में होगा सर। रेजिस्टेंस मैक्सिमम जो होगा वो इसके बीच में होगा, जिस केस में ए सबसे ज्यादा और ये सबसे छोटा। और रो मिनिमम किसके केस में होगा, तो आर मिनिमम, आर मिनिमम क्या लिखे इसमें, रो सी अपॉन ए बी। रो सी मिनिमम चाहिए तो लेंथ सबसे मिनिमम हो, तो ये सी वाला मतलब ये पीछे वाला और ये वाला फ्रंट वाला इसके बीच में हो जाएगा, ये जिसमें लेंथ में रहेगा। रो सी अपॉन और एरिया क्रॉस सेक्शन है सबसे बड़ा, ये आ जाएगा बच्चों। चलो अगर मैं कहूंगा बच्चों एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, रेजिस्टिविटी इसका रो है, resistivity is rho, the material is only in this part, ये suppose रेडियस है r1, outer रेडियस है r2, इसका लेंथ है l। what is resistance between these two point, दो एंड के बीच में क्या होगा रेजिस्टेंस। कहोगे सर सिंपल सा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर बच्चों। हाँ सर। अब मान लो ऐसा कोई सवाल पूछ दे, जेई में ऐसे सवाल आ जाए, एक सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक हॉलो सिलेंडर है, इसका दो मटेरियल, ये बच्चों है रो 1 का और ये है रो 2। ये सपोज रेडियस है स्मॉल आर और दूसरे का रेडियस है सपोज 2r, ठीक है, ये रो 1 ये रो 2, इस एंड के बीच में रेजिस्टेंस क्या हो, इस एंड के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, कैन यू फाइंड। सर लेंथ एल है ना। लेंथ एल, then you will say that कि सर आप देखो तो इसमें क्या है कि ये दो रजिस्टर, दो रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों Parallel. कैसे कनेक्टेड है। पैरेलल। तो अगर एक का रेजिस्टेंस R1 है बच्चों, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, 1 बाई R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। क्लियर। 1 बाई R1 क्या लिखेंगे, रो L बाई A, तो एरिया ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा पहला, फर्स्ट सपोज इसको ले लेते हैं, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया अपॉन रो L, L के जगह पे L। क्लियर क्लियर। ये रो 1, इसमें क्या हो जाएगा पाई 3r स्क्वायर लिख दूं क्या, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इतना ब्रिलियंट हो तुम लोग, अपॉन रो 2 इंटू L। इज इट क्लियर। यस सर।
ये आर निकाल दोगे। बच्चों अगर मैं पूछूं यहाँ से, ऐसे सवाल आईआईटी पूछ सकता है कि बताओ बच्चों इसका ना रो1 रो2 दो मटेरियल है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। मैंने तो पढ़ा है नहीं, बट तुम लोग ब्रिलियंट हो। हाउ वी विल डिफाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, मतलब इसको अगर मान लिया कि एक ही रॉड है तो इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई इंटू कितना, पाई इंटू रो इक्विवेलेंट इंटू एल। इज इट क्लियर? यहां से रो इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा बच्चों। रो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4 बाई रो इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रो1 प्लस 3 बाई रो2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो 3r² के लिया वो नहीं समझा। 3r² को लिया। हाँ अहमद तुझे नींद आ रही है लगता है यार। ये रो2 जो मटेरियल है वो कितने एरिया में है? सर पाई लेकिन वो 2r² माइनस पाई इंटू r², इतने ही वॉल्यूम में क्रॉस एरिया में है ना। हाँ सर। दो सर तो सिलेंडर है, इसमें देखो एक ही लिया था, ये हॉलो था, इसमें ये था, तो ये भी किया था ना ये। हाँ सर वो मैंने R² क्वेश्चन माइनस। गलत इंटरप्रेट कर लिया था। अभी भी आप क्लियर है वो? हाँ सर अब समझ आ गया। बाकी बच्चों को क्लियर? हाँ Yes, sir. सर। यस सर। Yes, सर sir. यस सर। बच्चों अब जो पढ़ाने वाले हैं ना उसमें कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो आज का कितना टाइम बचा हुआ है, 15-20 मिनट बचा हुआ है। कुछ और सवाल लेते हैं। तो अगर सपोज सवाल ऐसा रहता, कि हम करंट, सो बैटरी इस और इस इनके बीच में नहीं कर रहे हम, बैटरी ना यहाँ और इसके बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल, ये सपोज लो पोटेंशियल, बैटरी इज कनेक्टेड इन दिस वे। ठीक है, इन दैट केस रेजिस्टिविटी क्या होगा, देखना करंट के फ्लो का डायरेक्शन समझना, करंट कैसे फ्लो करना है। तो ये सिलेंडर लिया, सिलेंडर में पूछा जा सकता है या ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों। और ये कंसेप्ट आगे भी है, जब हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट लगता है। मटेरियल ये सॉलिड, ये स्फीयर है बच्चों, हॉलो स्फीयर, थिक हॉलो स्फीयर, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो इस टाइप में व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, जैसे इसमें इस इनके अबाउट रेजिस्टेंस निकाला, बट अभी इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच का रेजिस्टेंस निकालना। क्या थोड़ा सा विजुलाइज हुआ सवाल क्या है ये? मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे रेडियली फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं ऐसे सिलेंडर लिया ऐसे तो करंट रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट क्लियर? और अगर इसका रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस है r2, तो ये लेंथ कितना जा रहा है? R2 minus R1 R2 minus R R1. इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये होता है फॉर्मूला बच्चों रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टिविटी तो रो लिख लिया, चलो एल क्या लिखोगे,
R2 minus R1. R2 माइनस R1, बट एरिया क्या लिखे बच्चों, यहाँ फंस गए। यहाँ पे फंस गए, एरिया क्या लिखूं, -R1 into L. कैसे जा रहा है, पूरा ऐसे सिलेंडर में ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब रेडियल डायरेक्शन जा रहा है। तो शुरुआत में इसका जो एरिया है बच्चों 2 पाई R1 इंटू एल है शुरू में एरिया, लेकिन जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है द एरिया इज इंक्रीजिंग, बड़ा सिलेंडर ले रहा और बढ़ रहा है, एरिया वेरिएबल है बच्चों। तो क्या लग रहा है, ये शॉर्टकट से होगा या हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वैसे कैसे इंटीग्रेशन कैसे यूज करें, तो हम एक काम करते हैं, हम एक साथ इतने बड़े सिलेंडर का नहीं लिखते हैं। मैं क्या मानता हूं, मैं मानता हूं कि ये बहुत सारे हॉलो स्फीयर से बना हुआ, सॉरी हॉलो सिलेंडर से बना हुआ। तो यहां से आर रेडियस पे dr थिकनेस का एक सिलेंडर ले लेते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये जो थिक के जगह पे क्या ले लिया, थिन ले लिया, बहुत ही थिन, कितने लेंथ का, dr का। तो कह सकते हैं ये ऐसे ऐसे बहुत सारे सिलेंडर से बना हुआ, और एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस dr क्या होगा, एक सिलेंडर का। तो कहोगे सर ये हो जाएगा रो, और करंट बच्चों ऐसे जा रहा है, तो व्हाट इज एल, आर या dr, करंट कितना दूर जा रहा है बच्चों, छोटा सा डिस्टेंस जा रहा है ना, तो एल के जगह पे dr अपॉन एरिया की जगह पे करंट कितने एरिया से जा रहा है, 2 पाई r इंटू एल। इज इट क्लियर बच्चों, ये जो सिलेंडर था हमारा, उसमें से एक छोटा सा एलिमेंटल सिलेंडर ले रहे हैं, और इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। या अगर मैं ऐसे दिखाऊं, एक सिलेंडर है बच्चों जिसका थिकनेस है dr, और करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो dr विल बी द लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा दिस इनटू लेंथ l। किसी को चमका, लक्षिका, नैन पटेल, ये एलिमेंटल सिलेंडर जो लिए हैं हॉलो सिलेंडर, उसका रेजिस्टेंस रो एल अपॉन एरिया। नैन पटेल नहीं क्लियर हुआ, सर Clear है, वो sir. एरिया कैसे आएगा वो नहीं समझ में आ रहा है सर। एरिया जब करंट ऐसे बढ़ रहा है तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ये हॉलो सिलेंडर लिया है, तो ये 2 पाई r इंटू लेंथ। करंट देखो कहां जा रहा है, इनर सरफेस से इन कर रहा है, आउटर की तरफ जा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कितने क्रॉस सेक्शन ऐसे जा रहा है करंट, 2 पाई r इंटू एल। क्लियर है सर अब। बहुत देर में होता है क्लियर यार सब। हालांकि एक आध बच्चे को क्लियर हो जाएगा तो चलो मेरा काम हो जाएगा, कुछ तो बच्चे जान जाए। तो एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस लिखा बच्चों, मुझे तो ये पूरे का निकालना है, तो एलिमेंटल सिलेंडर का लिखा, क्या करें, Integrate. from 0 r to r। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सारे सिलेंडर जो है, सारे जो सिलेंडर है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में, Series.
सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे होता है। सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, dr का इंटीग्रेशन। अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते तो क्या करते, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ये करते, तो ऐसा करते। समझो इस बात को, कंसेप्ट यहां सिखा दे रहा हूं, लेकिन ये सीरीज में है, सो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस विल बी रो अपॉन 2πl और dr बाई r हो जाएगा बच्चों ln r2/r1, लिमिट पुट करने के बाद। दिस इज द रेजिस्टेंस। सो कैन यू फाइंड बाय योरसेल्फ एक सॉलिड थिक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, इनर और आउटर पॉइंट के बीच का व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक, एंड HC वर्मा में एक सवाल है, तो मैं करवा नहीं रहा हूं, तुम लोग खुद से करना, मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ। हिंट दे रहा हूं बच्चों, कि एक सिलेंडर है बट वो टेपर्ड सिलेंडर है, दैट मींस क्रॉस सेक्शन या जो है वो वैरी कर रहा है, और इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इस रॉड का। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन या ए यूनिफॉर्मली, सॉरी क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, यहाँ पे बी, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, इसका है लेंथ L, रेजिस्टिविटी रो, व्हाट इज रेजिस्टेंस। बच्चों यहां भी क्या करेंगे, एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे, यहां पे एक ऐसा एलिमेंट लेते बच्चों, एक रेजिस्टर डिस्क है, डिस्क, बिकॉज यहां भी दिक्कत क्या हो जाएगी बच्चों, रो रेजिस्टेंस लिखते समय रो इंटू L बाई ए लिखना है, तो रो L के जगह पे तो कैपिटल L, बट एरिया क्या लिखना, ये वाला एरिया कि ये वाला कि क्या लिखना, तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मान लो ये रेडियस सपोज R है, और यहां से A ले लिया बच्चों, ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हो जाएगा B माइनस A। मुझे ये चाहिए बच्चों, ये, तो ये लेंथ अगर मैं पूछूं, ये बच्चों A है, तो ये लेंथ हो जाएगा R माइनस A। तो तुम इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल से R माइनस A अपॉन, यहां से सपोज x डिस्टेंस पे ले रहे एलिमेंट, यहां से x डिस्टेंस पे अपॉन x, R माइनस A, this upon this, that is equal to B minus A upon LB. minus A upon this whole। मुझे बच्चों इसका लिखना है रेजिस्टेंस dr, और सर रो, बच्चों यहां से x डिस्टेंस पे गया और इधर ले लेते हैं थोड़ा सा क्या, dx डिस्टेंस, थिकनेस इसका कितना है dx, करंट ऐसे जा रहा है, तो रो इंटू dx हो जाएगा बच्चों लेंथ अपॉन एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और ऐसे ऐसे डिस्क कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में, सो वी विल इंटीग्रेट। बात समझना, सीरीज में एक के बाद एक है, करंट विल बी सेम, इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो, सो इसको इंटीग्रेट करोगे, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे r है, इसलिए मैंने r को x के टर्म में लिख लिया, यहाँ से पुट द वैल्यू, इंटीग्रेट इट,
HC बनाम दिया हुआ है, शायद सॉल्व एग्जाम्पल में है, तो ये कर लोगे, मैं आगे नहीं करवाऊंगी, तुम अपने होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। शुड आई मूव? मिटा दूं इसको? हाँ सर। अब बच्चों ये जो हम बात किए इस कंडक्टर का, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें और भी कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस तुम लोगों ने निकाल लोगे। बच्चों एक बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, रेजिस्टिविटी सेम है, या कहें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है बच्चों ये सेम है हर पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। करंट फ्लो कर रहा आई। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2 है, ओके। यहाँ पे करंट डेंसिटी J1 है और यहाँ पे करंट डेंसिटी J2 है, तो J1 और J2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? इज इट इक्वल और विच वन इज ग्रेटर? अगर नहीं है इक्वल J1 is greater. बच्चों ध्यान से सुना, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है जो करंट जा रहा है यहाँ पे ऐसे, जितना चार्ज इससे क्रॉस कर रहा है बच्चों उतना ही चार्ज इससे भी क्रॉस कर रहा है। अब ये कंसेप्ट एकदम ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। Concept is I will be same across all cross section area. क्यों? जितना चार्ज यहां से क्रॉस करेगा सारा चार्ज इससे क्रॉस कर रहा है, बिकॉज कहीं एक्यूमुलेशन नहीं है। और बहुत अच्छा से बताया, जब I सेम है, I1 is equal to I2, तो क्या हो जाएगा? J1 will be more than J2. Why? क्योंकि I1 जो हो जाएगा J1 into A1 और I2 हो जाएगा J2 into A2। A1 छोटा है इसलिए J1 बड़ा है। Am I right बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द Vd1 और Vd2, Same. कैसे सेम? J is equal to NeVd, Sir, J1 ग्रेटर है तो Vd1 ग्रेटर ना, बिकॉज N1 सेम है, तो Vd1 will be greater than Vd2. Is it clear? आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, Vd1 is greater than Vd2। बच्चों यहाँ पे अगर मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इस क्रॉस सेक्शन यहाँ पे E1, इस क्रॉस सेक्शन यहाँ पे E2। सो E1 E2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? What will be relation between E1 and E2? E1 is greater. Vd is equal to क्या होता है? E by m into tau। टाउ तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, टेम्परेचर क्या है ना? ग्रेटर द V, greater the electric field. Vd1 is greater, so E1 is greater than E2. Is it clear? Yes, sir. तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, आई होप कि समझ में आ गया होगा। बुकलेट में ऐसे सवाल शायद होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, बट ये फेमस सवाल।
बस 1 मिनट का सवाल है इसमें, हालांकि इस टाइप में थोड़ा सा और भी सवाल है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा, पहले क्वेश्चंस भेज दूंगा। एक बच्चा होता है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। हालांकि मैंने बता दिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, तो कंडक्टिविटी कंडक्टर का कम होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो होगा आर रो इज इक्वल टू होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और एग्जैक्टली ये ऐसा ही होगा जैसा हम लोगों ने थर्मल एक्सप्रेशन में पढ़ा था। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा, बच्चे खुद से कर लेंगे। थर्मल एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, लेंथ बढ़ता है, वहां पे भी अल्फा ही डिनोट करते थे, यहाँ भी अल्फा से ही डिनोट करेंगे। यहाँ पे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक, अल्फा बच्चों छोटा होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, डेल्टा रो इज इक्वल टू रो अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा लिखते हैं। अल्फा इज स्मॉल, तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू अगर लिखा जाए तो R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसके सवाल खुद से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक आध सवाल कराऊंगा तुम्हें, आगे पढ़ा दो, ट्राई बाय योरसेल्फ, थोड़ा दिमाग भी खुलेगा, बाकी थ्योरी में इसमें कर लूंगा। ओके, तो आज के लिए क्लास इतना ही। बच्चों तुम्हारे बुकलेट में एक सवाल दिया है, वो थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा बना दिया है कि एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, मेडिकल का तैयारी कर रहा है। अब दोनों ने डिसाइड किया यार कि हम लोग ना 2 कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लेंगे, एक ही कनेक्शन लेंगे। ठीक है, और कहा कि हम जो बल्ब जोड़ेंगे एक ही कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का लेंगे और एक ही कनेक्शन से हम पढ़ाई करेंगे। तो एक रूम में एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाला और एक रूम में मेडिकल वाला, और दोनों ने डिसाइड किया कि हम ना 100 वाट का बल्ब लेंगे। कितने कितने वाट का, दोनों 100 वाट का बल्ब लेंगे। और बल्ब कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज, तो दोनों को इक्वल इक्वल लाइट जाएगा और दोनों हाफ हाफ पैसे पे करेंगे। क्लियर, शायद ऐसे ही कहानी बना है ना। तो बच्चों एक रूम ये रूम 1, एक दूसरा रूम 2। अब इसने बल्ब कनेक्ट किया 100 वाट का, इसने भी बल्ब किया 100 वाट का, दोनों में इक्वल इक्वल एनर्जी जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे। अब किसी एक बच्चे के मन में थोड़ा सा लगा यार मैं थोड़ा फायदा करता हूं, मैं बात तो ये 100 वाट का, उसने मार्केट से गया और उसने ले आया 200 वाट का बल्ब। थोड़ा सा चीटिंग कर लेते, इसको थोड़ी पता मेरे रूम में आकर देखेगा। इसने क्या कर लिया बच्चों, 200 वाट का बल्ब लिया। अब बताओ ये फायदे में रहा या घाटे में रहा? क्या इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगा? नो सर। इसको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगा बच्चों, बिकॉज रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, तो जो रेटिंग रहता है 200 वाट पर्टिकुलर वोल्ट पे रहता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने बताया था R इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय P। सो एवरीवन नोज दैट कि R 200 इज लेस देन R
100. इज इट क्लियर? तो दर्शना यस सर। क्या हुआ कि यहाँ पे जो करंट गया, करंट दोनों में सेम है, तो जो पावर डेवलप होगा P1 पहला स्टूडेंट के लिए और P2 दूसरे स्टूडेंट के लिए, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R फॉर्मूला लगाएंगे। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 100 वाला का, तो P1 ज्यादा होगा, तो 100 वाट विल ग्लो मोर देन 200 वाट। पढ़ा दिया है कि नहीं? यस सर। बच्चों हमारे यहाँ तो दोनों बच्चे हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा बच्चा इंजीनियरिंग वाला है और ये आर्ट्स पढ़ने वाला है बच्चा, है ना। चीटिंग इसने किया, इंजीनियरिंग वाले तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, किसको घाटा लगा?